अगेन वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ तो भैया, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था वैक्सीनेशन वाले टॉपिक के बारे में। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले अपने मोबाइल यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, वहाँ पे क्वालिटी जो है उसको आप इम्प्रूव कर लीजिए, हाईएस्ट क्वालिटी पे रखो, दिखेगा प्रॉपर, है ना भाई। अपने पास में डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सब कुछ जो है प्रॉपर दिख जाए, तो यहाँ आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर लो सेलफ़ोन की, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर दिख जाएगा। तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में वैक्सीनेशन के बारे में सारी ज़रूरी बात करी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखे, है ना, और वहाँ पे एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटी सीरम क्या है, अंतर क्या है, इनमें क्या क्या होता है और किस तरह ये काम करते हैं। पहला जो है वैक्सीन किसने बनाया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डेवलप किया था, है ना, और रेबीज़ के बारे में अपन ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसको पढ़ना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना, है ना। एंटीबायोटिक के बारे में मैंने बताया था कि भैया किस तरह से वो बना, है ना, और जिस तरह से बना उसके बाद में पहला तो जो है वो कवक से बना था, पर अधिकांश बने हैं किससे, जीवाणु से, है ना। और बेसिकली वो क्या होते हैं, तो टॉक्सिन होते हैं। तो कुछ चीज़ें उसके बारे में अपन ने लिखी और ये टॉक्सिन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो आज शुरुआत करते हैं अपन बीमारी के बारे में। सबसे पहले जीवाणुजन्य या बैक्टीरियल डिसीज़ पढ़ेंगे, है ना। बोर्ड पे मैंने कुछ बातें हिंदी में और कुछ लाइन मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, तो दोनों लैंग्वेज वालों को काम हो जाएगा और मैं जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा दोनों लैंग्वेज में, तो दोनों का फ़ायदा रहेगा, है ना, दोनों परेशान नहीं हो। तो यहाँ पे एंथ्रेक्स सबसे पहले याद रखना, पशुओं की सबसे खतरनाक बीमारी एंथ्रेक्स, मोस्ट हार्मफुल डेंजरस डिसीज ऑफ एनिमल इज एंथ्रेक्स। पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होता है। अगला, जहरी बुखार भी इसी को कहा, विषहरी भी इसी को कहा। जहरी बुखार या पॉइजनस फीवर, हर एक नाम के पीछे कारण है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लेना। जहरी बुखार इसलिए कि मान लो कोई जहर पी ले तो पूरे बॉडी से ही ब्लड काला होने लगता है और नाक, आँख, कान, इनसे प्राकृतिक छिद्रों से झाग निकलने लगता है, मुंह, नाक, कान से, है ना। तो वो झाग निकलने के कारण यहाँ इसको नाम दिया, मानो जहर फैल गया हो और शरीर का टेम्परेचर बढ़ के 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए बुखार। याद रखना, लगभग अधिकांश डिसीज़ में यही टेम्परेचर मिल रहा है, इतना ही वेरी कर रहा है ना। तो अगली जो डिसीज़ है देखो, उसमें भी 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर दिखाई देगा, ये रहा। और यहाँ 104 से 108 है, यहाँ 105 से 107 है, मतलब लगभग इक्वल चल रही है चीज़ें, ध्यान रखना। तो जहर फैल रहा मानो, इसलिए जहरी बुखार या विषहरी या पॉइजनस फीवर कहा उसको। आगे इसी को नाम दिया गिल्टी रोग। गिल्टी शब्द कहते हैं स्प्लीन को, प्लीहा को, है ना। स्प्लीन या प्लीहा का क्या काम होता है भैया, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो गिल्टी रोग या स्प्लीनिक फीवर इसलिए क्योंकि स्प्लीन का साइज 4 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 से 5 गुना बढ़ जाता है स्प्लीन का साइज, है ना, प्लीहा का साइज। अब 4-5 गुना फूल जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया प्लीहा का बुखार, है ना। तो गिल्टी रोग, स्प्लीनिक फीवर, याद रखना, 4 से 5 गुना बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये पता कब चलता है, जब पोस्टमार्टम करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो कौन सी बीमारी है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, एंथ्रेक्स में कभी नहीं किया जाता, है ना। लेकिन अगर पूछे अपने को कि इसमें क्या पोस्टमार्टम वाला लक्षण दिखता है, तो याद रखना स्प्लीनिक फीवर, स्प्लीन का साइज 4 से 5 गुना बढ़ जाता है, इसलिए स्प्लीनिक फीवर। ऊन काटने वाले लोगों का रोग, है ना, या ऊन काटने वालों का रोग, इसलिए भैया कि वुल शॉर्टर डिसीज, जो ऊन काटने वाले लोग होते हैं, मजदूर होते हैं फैक्ट्री में जहाँ काम करते हैं, तो भेड़ के ऊन में इसके स्पोर बैठे रहते हैं। स्पोर मतलब समझना आवरण, जिसके अंदर बैठा हुआ है बैक्टीरिया। अब जब ये ऊन काटते हैं, शेयरिंग करते हैं, ऊन काटने की प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। मरी हुई भेड़ से ऊन निकालना, निकाला हुआ ऊन पूल्ड ऊन कहलाता है, पूल्ड ऊल कहलाता है ना। तो ये जो शेयरिंग करते हैं, ऊन काटते हैं, तो वहाँ पे डस्ट के साथ में या शेयरिंग करते हैं तो हवा में जो है स्पोर निकलने लगते हैं, ऊन से निकल के बाहर आने लगते हैं हवा में, और श्वास नली से इंटर कर जाते हैं बॉडी में। अब यहाँ दो चीज़ें, मतलब प्रसारण या फिर कहें कि वेक्टर का काम कौन कर रही है, एयर, वायु। और रोग लगने का ढंग, है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन यदि पूछ ले तो वो क्या हुआ, तो वो हुई श्वसन नली। तो प्रवेश करने का मार्ग, ढंग जो हुआ श्वसन मार्ग हो गया, और प्रसारण वेक्टर हो गया वायु, है ना। तो इस तरह से ऊन काटने वाले लोगों को ये रोग, तो मतलब सर ये रोग भेड़ को होता है, बोले ये रोग सबको होता है, केवल 3 लोगों को नहीं होता। भेड़ को तो होता है, लेकिन 3 लोगों में एक है अल्जीरियन भेड़, भेड़ की वो प्रजाति जिसको नहीं होता, है ना, अरेबियन कंट्रीज में मिलती है अल्जीरियन भेड़,
जिसको नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, प्रतिरोध है इनमें, रेसिस्ट है इनके बॉडी में, है ना। दूसरा है बर्ड्स, सारे बर्ड्स को नहीं होता, मतलब कि मुर्गी को नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है ड्वार्फ पिग, बोना सुअर, ये भी एक स्पीसीज है सुअर की। तो ये तीनों को याद रखना, मतलब पूछे पिग में होता है तो बोले होता है, लेकिन पिग के बोना सुअर में नहीं होता। भेड़ में होता है लेकिन अल्जीरियन भेड़ में नहीं होता। बर्ड्स में बोले सारे बर्ड्स में नहीं होता, है ना, उसमें पोल्ट्री भी आ गई। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। आगे भैया बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस, है ना। पहला शब्द उसका जीनस और दूसरा है स्पीसीज, पहला वंश दूसरा जाति को बताता है। और इस बीमारी में बैक्टीरिया का क्या बनता है? स्पोर बनता है। स्पोर का लाइफ साइकिल यदि पूछ ले कितने साल जिंदा रहेगा? 12 साल। पानी हवा में मरता नहीं है, 12 साल जिंदा रहता है, इसलिए कहते हैं कि डेड बॉडी को जलाना चाहिए। गाड़ो भी मत, 12 साल में कई केचुआ बाहर आएगा, खा के बाहर निकलेगा, कौन खुदाई कर देगा, बाहर आ जाएगा बैक्टीरिया, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उद्भवन काल मतलब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाने से लेके तो रोग के लक्षण आने तक का जो टाइम पीरियड है वो है उद्भवन काल या इंक्यूबेशन टाइम। सो इंक्यूबेशन टाइम फॉर एंथ्रेक्स डिसीज इज 3 to 7 days, है ना। 3 से 7 दिन के अंदर इसके लक्षण जो है स्पष्ट रूप से आने लगते हैं। वैसे एक खतरनाक बीमारी है, आगे पढ़ेंगे इसके अपन कि वेरी एग्रेसिव में क्या होता है। मृत्यु दर, एक बार अगर रोग हो जाए तो 95 से 100% चांस है कि डेथ होगी। मतलब यदि 100 जानवरों को बीमारी हुई है तो संभावना है कि 95 तो मरेंगे ही मरेंगे, या हो सकता है कि 95 से 100 मर जाए, पूरे ही मर जाए, है ना। और गर्म जलवायु वाले देशों में इसका प्रकोप ज्यादा है। ये बातें ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे यहाँ पे बहुत सारे, है ना। प्रतिरोधी पशु मैंने बता ही दिया है, अल्जीरियन भेड़, बोना सुअर और पक्षी। प्रमुख लक्षण क्या है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है सिंपल क्वेश्चन सिम्टम का, एक ही आंसर आता है इससे कि सारे प्राकृतिक छिद्रों से काले कोलतार जैसा झाग युक्त गाढ़ा चमकदार रक्त निकलना, उसका थक्का ना जमना, मृत्यु होना। बस ये घोंट डालो, यही रामबाण है। बाकी ये कॉन्वल्जन, वर्टिगो, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना, ब्रेकअप हो जाना, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ भी मत पढ़ना। एक ही सिम्टम याद रखो एंथ्रेक्स में, केवल फोमी फ्रोथी शाइनिंग ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम नेचुरल ओरिफिसेस दे नॉट कोगुलेट, है ना, कि जिसका थक्का नहीं बनता। फोमी फ्रोथी झाग वाला, शाइनिंग चमकदार, गाढ़ा, है ना, कोलतार मतलब डामर सड़क बनाने वाला होता है ना काला, तो वैसा ही दिखने वाला ब्लड निकलता है मुंह, नाक, कान, मलाशय, सारे प्राकृतिक छिद्रों से, और वो जमता नहीं है और डेथ हो जाती है ना। तो कभी कभी तो सिम्टम बहुत ज्यादा आ भी नहीं पाते हैं और डेथ हो जाती है। तो वेरी एग्रेसिव में 2 से 3 घंटे में ही पशु मर जाता है। अपन ने पिछली बार जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो वीडियो डिलीट हो चुका है, टेक्निकल कारण से जो है वो अपलोड ही नहीं हो पाया पूरी तरह। तो कोई बात नहीं, काफ़ी लोगों ने उसको 200-250 के समथिंग लोगों ने उसको देख लिया था अपलोड होने के बाद, और उसके बाद प्रोसेस चली रही थी कंटिन्यू, और मैं उसको ठीक करने के चक्कर में डिलीट कर चुका हूँ, है ना। तो मैं उसको दोबारा से बना करके अपलोड करूँगा, परेशान मत होना। तो वेरी एग्रेसिव और सामान्य 3 कंडीशन थी। तो बोले वेरी एग्रेसिव जब सिम्टम भी ना आए, डेथ हो जाए और उपचार का टाइम भी ना मिले, देयर इज नो टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो वेरी एग्रेसिव कंडीशन में बोला 2 से 3 घंटे में डेथ। लेकिन बोले तीव्र अवस्था एग्रेसिव स्टेज की, जब कुछ समय उपचार का मिले और कुछ सिम्टम दिखाई दे, उस स्टेज में 24 से 40 घंटे में जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है। 2 से 3 घंटे में वेरी एग्रेसिव में, मतलब 2-3 घंटे में ही डेथ हो जाएगी, टाइम भी नहीं मिलेगा उसको संभलने का और डेथ हो जाएगी, है ना। और तीव्र अवस्था में 24 से 40 घंटे में, या इसको अपन 1 से 2 दिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1-2 दिन, यहाँ 2-3, तो 1-2-2-3 ऐसा याद रख लेना, याद रहेगा। अब इसका पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं, स्कोली टेस्ट और मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये याद रखना है ना। तो पहले अपन ने MBR टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, अब यहाँ YouTube पे मेरे वीडियो लेक्चर नहीं है उस चैप्टर के, लेकिन सेकंड चैप्टर मतलब कि एनिमल ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग में भी अपन ने जो है सीमन, और सीमन के अंदर जो है जो टेस्टिंग किया था वहाँ पे, या पता लगाने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी और परसेंटेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये सारी चीज़, तो वहाँ पे MBR टेस्ट था। तो याद रखना मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, स्कोली टेस्ट यहाँ भी हो रहा है ना, एंथ्रेक्स का पता लगाने के लिए। ट्रीटमेंट में क्या करें? बोले सबसे पहले तो अपन कहते हैं कि जैसे ही रोग हो गया आप क्या करेंगे? टीका लगाएंगे कि सीरम लगाएंगे? बोले टीका तो बीमारी के 15 दिन पहले, बीमारी होने के बाद इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में एंटी सीरम देते हैं। तो 100 से 200 ml एंटी एंथ्रेक्स सीरम दी जा रही है। और सीरम यदि देना है तो तरीका क्या चाहोगे? एंटीबॉडी लड़ने वाली अच्छी कोशिकाएं जल्दी जाए कि धीरे धीरे जाए आराम से? बोले तुरंत जाना चाहिए, इसलिए तरीका होता है IV, है ना। तो ये ध्यान रखना, IV इंजेक्शन ऑफ एंटी एंथ्रेक्स सीरम 100 to 200 ml। पेनिसिलिन 20 से 30 लाख यूनिट, और यदि कंडीशन खराब है, वेरी एग्रेसिव है, तो 30 से 60 लाख यूनिट, ठीक है। 33.33% सल्फामिडिन सोडियम सॉल्यूशन का 30 से 40 ml एक साइड इंजेक्शन, और 50 ml का दूसरी साइड इंजेक्शन। यहाँ इंजेक्शन कितने ml का ये कभी नहीं पूछता, ट्रीटमेंट में केवल एक बात काम की है, 33.33% सल्फामिडिन सोडियम सॉल्यूशन, सल्फामिडिन सोडियम घोल, है ना।
ऐसा ही मिलता जुलता शब्द आप सुनोगे सफ़ेद दस्त के लिए भी, सल्फामेजाथिन, वहाँ भी 33.33%। और ऐसा ही शब्द आप सेम सल्फामेजाथिन ही आप सुनोगे कहाँ पे, रिंडरपेस्ट में भी। और यही आप रिपीट करने वाले हो पोल्ट्री में, व्हाइट बेसिलरी डायरिया, मतलब दस्त वाला सिम्टम जहाँ भी दिखे वहाँ सल्फामेजाथिन या सल्फामेथाजीन लिख देते हैं, तो सल्फामेथाजीन सब जगह कॉमन मिलेगा, है ना। तो मैं ट्रिक बताऊंगा, मुर्गियों में बच्चों की, चूजों की, चिक्स की सबसे खतरनाक, है ना, डिसीज कौन सी है, मोस्ट हार्मफुल डिसीज ऑफ चिक्स, तो वो आएगा बेसिलरी व्हाइट डायरिया। वहाँ भी सेम ट्रीटमेंट। रिंडरपेस्ट हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल डेंजरस डिसीज ऑफ एनिमल्स, वायरल डिसीज में, है ना। विषाणुजन्य में सबसे खतरनाक रिंडरपेस्ट, पोका पोकनी, और जीवाणुजन्य में एंथ्रेक्स। दोनों में यहाँ पे सल्फामिडिन सोडियम सोल्यूशन है, वहाँ से सल्फामेथाजीन है, ठीक है। और साथ में सफ़ेद दस्त, वहाँ भी दस्त चल रहे हैं तो वहाँ भी सल्फामेथाजीन है। तो दस्त जहाँ जहाँ दिखे सल्फामेथाजीन कॉमन मिलेगा, और परसेंट जो है उसमें सांद्रता का, है ना, वो 33.33% मिलेगा कंसंट्रेशन। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, सेम ट्रीटमेंट, है ना। तो भैया ये हो गया ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आज तक पीएटी में नहीं पूछा गया, है ना। मैं आप लोगों को वही बात बताऊंगा जो सही है, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि खूब सारे ट्रीटमेंट लिखवा दूं, लेकिन वो कभी नहीं पूछा गया, इसलिए जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो होना चाहिए, जो आ सकती है, वो ये है। और इसमें भी आप मात्रा और इंजेक्शन कितने ml का ये मत याद रखना, मेडिसिन का नाम याद रखना, वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला डिसीज है गलघोटू। ये समझ में आ गया होगा, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना। गलघोटू नाम से पता चल रहा है मानो गला घोट दिया हो, ठीक है। तो जीवाणु का ऐसा इन्फेक्शन होता है कि स्वेलिंग आ जाती गले में और श्वास नहीं ले पाता, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है जैसे गला घुट गया हो, इसलिए नाम दिया गया है इसको गलघोटू। अब गलघोटू को हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया भी कहते हैं, है ना। इसी को पास्चुरेलोसिस कहा। पास्चुरेलोसिस आया शब्द इसके जीवाणु पास्चुरेला बोविसेप्टिका से या पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका से। बोविसेप्टिका गाय में, बुबेलिसेप्टिका भैंस में। स्पीसीज बदलने के साथ में जीवाणु की भी स्पीसीज बदल गई है ना। तो पास्चुरेला के कारण नाम पास्चुरेलोसिस। गला घुट गया है इसलिए घोटुआ, घुरका, घुड़का, है ना, मानो घोट दिया हो। और गला घोटने पे जो आवाज़ आती है घुरघुर की, गुड़गुड़ की, और गुड़गुड़ की आवाज़ मानो पानी में गोताखोर जाए, नाविक जाए, तो अंदर वाटर डाइविंग करने वाले जब सिलेंडर साथ में ले जाते हैं और मुंह से बुलबुले छोड़ते हैं CO2 के, तो गुड़गुड़ करते बाहर आते हैं। तो नाम रखने वाले थोड़े से क्या है, साहित्यिक प्रवृत्ति के होंगे, कवि महोदय टाइप के, तो उन्हें नाम रख दिया नाविक ज्वर, है ना, शिपिंग फीवर। तो याद रखना शिपिंग फीवर और घोटुआ, घुरका, ये तो सब याद रहते हैं। याद नहीं रहता पास्चुरेलोसिस, ये रिसेंट में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। पास्चुरेलोसिस किसका नाम है या गलघोटू का अन्य नाम क्या है, तो पास्चुरेलोसिस कहा गया है पास्चुरेला के कारण। जीवाणु वही अभी आपको बताया, पास्चुरेला तो है, गाय में हो, बोविस में हो तो बोविसेप्टिका, और बुबेलस में हो तो बुबेलिसेप्टिका, है ना। आगे टेम्परेचर 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना, पूछा गया है। और दोनों में 105 से 107, 104 से 108 देखा जाए तो मोटा माटी दोनों में एक जैसा है, एक साथ याद रख सकते हो। या याद कर सकते हो कि एंथ्रेक्स के जैसा ही। प्रकोप, सर्वाधिक प्रकोप वहाँ पे तो जो है गर्म क्षेत्र में था। यहाँ अगर पूछा जाए ऋतु पूछी जाती है तो वर्षा काल में, रेनी सीजन में हाईएस्ट जो है इसके चांसेस होते हैं प्रकोप होने के, फैलने के। तो वर्षा ऋतु में, और सबसे ज़्यादा प्रभावित पशु है भैंस, और भैंस में भी पूछ ले तो युवा अवस्था। तो याद रखना गलघोटू किसको होता है, बोलना बारिश में भीगती हुई जवान भैंस को, है ना। ये ट्रिक बन जाएगी, थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाएगा, है ना। तो बारिश में भीगती हुई जवान भैंस को क्या हो जाता है, गलघोटू हो जाता है, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया। अब यहाँ पे लक्षण क्या आ रहे हैं, यहाँ स्टेज के हिसाब से याद रखना। अति तीव्र अवस्था में और तीव्र अवस्था में सेम सिम्टम आते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ जाता है सिम्टम। अब क्या होता है समझना। अति तीव्र वेरी एग्रेसिव में क्या होता है, गले और जीभ में सूजन आना। आप सोचो कि गले में, श्वास नली में, और जीभ, टंग, दोनों में ही स्वेलिंग इन थ्रोट एंड टंग। स्वेलिंग आ जाएगी तो श्वास लेने की जगह नहीं बची, श्वास लेने की जगह नहीं बची तो श्वास लेने में परेशानी आने लगी, परेशानी आने लगी तो घुड़घुड़ की आवाज़ आने लगी, क्योंकि ठीक से श्वास नहीं ले पा रहा है, खींच के श्वास ले रहा है, जीभ बाहर लटका देगा, प्रोट्यूड्स ऑफ टंग, है ना। तो प्रोट्यूड्स ऑफ टंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ क्रिएट हो जाती है। तो वेरी एग्रेसिव स्टेज में डेथ पूछा है उसने कितने टाइम में होती है, तो याद रखना वेरी एग्रेसिव में 6 से 8 घंटे में, अति तीव्र में 6 से 8 घंटे में, गले और जीभ में सूजन। एक ही पॉइंट बता रहा हूँ मैं रटने के लिए, है ना। जैसे एंथ्रेक्स में बताया था सारे प्राकृतिक छिद्र से ब्लड निकलना, यहाँ अंडरलाइन कर लेना गले और जीभ में सूजन, बस यही पूछा जाएगा, मोस्टली यही पूछा जाएगा। वेरी एग्रेसिव में क्या होगा, बोले गले जीभ में सूजन के कारण श्वास लेने में परेशानी और जीभ बाहर निकाल के घुरघुर की आवाज़। तो वही बात यहाँ बोली है तीव्र में,
एग्रेसिव में श्वसन में परेशानी, जीभ बाहर निकाल के घुरघुर की आवाज, ग्रंटिंग साउंड, दैट्स इट। और डेथ का टाइम का अंतर है, बस यही पूछता है वो। वेरी एग्रेसिव में 6 से 8 घंटे में और एग्रेसिव में 12 से 36 घंटे में, ठीक है। तो ये याद रखना 6 से 8, ठीक है। तो देखा जाए तो 6 दुआ 12 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। तो 6 से 8 और 12 से 36 घंटे में। एक तीसरी स्टेज है लेस एग्रेसिव स्टेज या सामान्य अवस्था। बोले उसमें मृत्यु तो तुरंत नहीं होती है, लेकिन लक्षण बिल्कुल बदल जाते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन, गलघोटू का लक्षण क्या है? बोले जीभ गले में सूजन आना। और यदि फैला के दे बोलना चाहे तो उसके आगे की स्टेज और जोड़ दो, लिंक है ये तो। बेसिक बात क्या है? जीभ गले में सूजन। अब फिर आप समझ जाओगे, अपने आप से महसूस कर लो, जीभ गले में सूजन आ गई है। सूजन के कारण श्वास नहीं ले पा रहा, श्वसन में परेशानी, श्वसन में परेशानी तो जीभ बाहर निकालना, जीभ बाहर निकाल ली तो ग्रंटिंग साउंड, घुरघुर की आवाज, सिंपल। लेकिन सामान्य अवस्था में सिम्टम बिल्कुल बदल जाते हैं। बोले निमोनिया जैसे लक्षण, मुंह से बदबूदार छारी स्त्राव होना, मतलब लक्षण बिल्कुल बदल गए। फेफड़े में कफ भरने जैसा लक्षण आने लगा, इसलिए कहा निमोनिया। सामान्यतः बच्चों में होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है। आजकल कोरोना में भी ये सिम्टम दिख रहा है ना कि निमोनिया जैसा लक्षण आ रहा है, निमोनिया जैसा फेफड़े में पानी भर रहा है। निमोनिया नहीं हो गया, उसके जैसा ही। तो यहाँ भी वही बोला है कि सामान्य में निमोनिया जैसे लक्षण, 1 से 7 दिन में डेथ, क्योंकि सामान्य है, लंबे समय तक लक्षण दिखेंगे, उपचार का पर्याप्त समय मिलेगा। तीनों ही डेथ याद रखना अलग अलग स्टेज में, वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव, लेस एग्रेसिव, अति तीव्र, तीव्र और सामान्य में, ठीक। ऊपर वाले दोनों में लक्षण सेम है, वही जीभ गले में सूजन। इस बात को घोंट लेना, अंडरलाइन कर लेना, रजनीकांत बना देना, सुपरस्टार लगा देना, ठीक है। यही पूछा जाएगा। लेकिन पूछ ले कि सामान्य अवस्था में लक्षण क्या रहेगा, तो कहना निमोनिया जैसे लक्षण, ठीक है। या वही कह देगा कि निमोनिया जैसे लक्षण कब प्रकट होते हैं, है ना, अति तीव्र में, तीव्र में, सामान्य में। तो आपको कहना सामान्य में, लेस एग्रेसिव में। ट्रीटमेंट क्या है? तो वही ट्रीटमेंट भैया कि सबसे पहले तो जैसे ही बीमारी के लक्षण दिखे तो शुरुआती अवस्था में क्या देना चाहिए? एंटी सीरम। तो बोले वहां पे एंथ्रेक्स का था तो एंटी एंथ्रेक्स सीरम, यहाँ गलघोटू का है तो एंटी गलघोटू सीरम। कितना? 100 से 150 ml, वहां 100 से 200 था। फिर अगला क्या है? बोले ल्यूकोलस आयोडीन का 20 ml। ल्यूकोलस आयोडीन याद रखना, आगे में एल्विनॉक्स लिक्विड पढ़ाऊंगा, तो वो एल्विनॉक्स के साथ में ल्यूकोलस को आप मिक्सअप कर देते हो। याद रखना ल्यूकोलस केवल किस में है? गलघोटू में है। ये हुए भैया दोनों डिसीज, है ना। इसके बारे में इतना ही है, इतना ही याद रखना है, इतना काफ़ी है ना। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं भैया उनको नोट कर लेना, ठीक है। और इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट हो, कोई बात यदि नहीं समझ आई हो तो कमेंट करना, उसका जब भी मैं देखूंगा जवाब देने की कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है। ये याद रखना मेनली किस में? बफेलो में, रेनी सीजन में और यंग स्टेज में, ठीक है। हाँ भाई, बाकी अगर सबसे खतरनाक पूछे तो क्या आएगा? एंथ्रेक्स आएगा। तो इस लेक्चर में ये दोनों ही डिसीज़, पिछला आप लोगों को याद होगा वो रिवाइज करना। डिसीज़ का जो पहला लेक्चर था जिसमें क्लासिफिकेशन बताए हैं सारे, है ना, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इन्फेक्शियस में भी फिर कॉन्टेजियस, नॉन कॉन्टेजियस, तो ये सारी जो है मैं बता चुका हूँ। और बेसिक चीज़ें हैं, आप रट लोगे, रटने वाली बातें। पर फिर भी आपको लगता है तो मैं उसका एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, मुझे दोबारा शूट करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी अगले जो है 3 से 4 दिन 5 दिन में रिकॉर्डेड लेक्चर ही डालूंगा, है ना। और टाइमिंग जो है उसका फिक्स नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा। मैं ग्रुप्स पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो जो लोग ग्रुप्स में जुड़े उनको पता लग जाता है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दोपहर के समय 12 बजे के पहले पहले मिल जाए, ठीक है। तो भैया इसको देखना, और बाकी जो लोग जिनको नहीं पता है उनको शेयर कर देना। और जो लोग ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं, जिनको व्हाट्सएप पे जुड़ना है अपडेट के लिए, तो 9691829192, है ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर लिख दूंगा, और साथ में लेक्चर के साथ में भी आपको नंबर दिख गया होगा। तो उस पर आपको केवल मैसेज पहुंचाना है, अपना नाम, तहसील, जिला, ठीक है, और कहाँ से कोचिंग कर रहे हो, कितने ड्रॉप दे दिए, बस इतनी जानकारी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ज्वाइन कर लूँगा वहाँ पे, और थोड़ा सा 4-5 दिन के लिए इस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके बाद में वही लाइव क्लास में आएंगे अपन, और लाइव में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर साथ में पढ़ते जाओ, इसके खत्म होने के बाद में जो भी क्वेश्चन कलेक्शन तुम्हारे पास में है वो पढ़ के रखना। डाउट हो तुम उधर से डाउट जो है बताना, है ना, कमेंट करना, तैयार रखना अपने डाउट्स, मैं इधर आंसर दूंगा। वहाँ टाइप नहीं कर पाते हो प्रॉपरली जल्दी से, हो सके तो हिंदी में टाइप करना। आप इंग्लिश में कुछ का कुछ लिखते हो, क्योंकि आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिखते हो, हिंग्लिश लिखते हो, है ना। तो
पहले ही टाइप करके रखना, व्हाट्सएप पे मैसेज बॉक्स में हिंदी में टाइपिंग करके रख लेना, ठीक है। और जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा और एक एक करके मैं जवाब दे पाऊंगा सबका। आज इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके बाद वाले 2 डिसीज़ को लेके, है ना। तो एंथ्रेक्स गलघोटू के बाद में अगला है ब्लैक क्वार्टर लंगड़ी रोग, और उसके बाद अगला है मेस्टाइटिस। तो लंगड़ी रोग और मेस्टाइटिस को लेके अपन अगले लेक्चर में चर्चा करते हैं, ठीक है। उन 2 को आप पढ़ के आना, उन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, है ना। तो इन 2 डिसीज के क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, अगले 2 डिसीज के पढ़ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।